औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्माकोलॉजी, ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं। पेज नंबर 16 से है, ये चैप्टर 3 पढ़ना है। आज हमने नर्वस सिस्टम जो है आपका बेटा आपको पता है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूरॉन हैं जैसे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन हो गई, इन सब चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो ये काम कैसे करता है बेटा, नर्वस सिस्टम समझना है आपको। ये बहुत आसान दिया हुआ है इन्होंने। नर्वस सिस्टम समझ में आ गया तो आप आधे डॉक्टर बन सकते हो, आपको तमाम चीज़ें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करने वाला आपका दिमाग है और ये सारा सिस्टम नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये नर्वस सिस्टम बेटा ये आपने याद करना है कि दो हिस्से हैं इसके, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं CNS शॉर्ट में, C से सेंट्रल, N से नर्वस, S से सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ तक ही काम करेंगे बेटा। तो ब्रेन क्या करता है, रिसीव एंड प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्स, स्टोर्स मेमोरीज, जनरेट्स थाट्स एंड इमोशंस। ठीक है, दिमाग ने काम करना है कि जो प्रोसेस हैं उनको रिसीव करेगा, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी से आएंगे उनको रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स शुरू करवाएगा, मेमोरीज़ को स्टोर करेगा, कुछ ख्यालात को पैदा करेगा और इमोशंस जज्बात का कंट्रोल करेगा। ये आपका ब्रेन हो गया। फिर आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, क्या करेगा बेटा, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्राम द ब्रेन। टू एंड फ्राम का मतलब होता है जो ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ जा रहे हैं उन सिग्नल को भी कंट्रोल करेगा और जो उधर से आ रहे हैं उनको भी कंडक्ट करेगा। यानी कि अगर हम हाथ के ऊपर सुई चुभा दें बेटा, तो ये सुई का जो चुभना है ये पहले स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा कि सुई आया कि हल्की सी चुभ रही है या तेज़। अगर तेज़ चुभ रही है तो दोबारा से वो पैगाम देगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो पैगाम दूसरे हाथ तक आएगा और हाथ उस सुई को हटा देगा कि यार तुम क्यों चुभो रहे हो, मुझे सुई दर्द हो रही है। तो ये जो पैगाम सुई चुभने का दिमाग तक पहुंचा वो भी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए गया और जो दिमाग ने वापस हटाने का पैगाम दिया वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही होते हुए आया। तो इसका मतलब है कंडक्ट सिग्नल करेगा टू एंड फ्राम द ब्रेन, दिमाग से आने वाले और दिमाग की तरफ जाने वाले। ठीक है, टू की तरफ जाने वाले, फ्राम से आने वाले हैं ब्रेन से। कंट्रोल रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज़ और रिफ्लेक्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। ये तो था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ तक। फिर थोड़ा सा आगे आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये थोड़ा सा पेचीदा है। इसके अंदर दो किस्म के न्यूरॉन है बेटा, एक मोटर न्यूरॉन और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, आपके जो नर्वस सिस्टम के साख्त और फेल की इकाई क्या कहलाएगी बेटा, न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन दो किस्म की हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। CNS टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये मोटर न्यूरॉन्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल और ग्लैंड्स तक पैगामात पहुंचाएंगी। और ये सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स टू CNS। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, जैसे आँखें हसास हैं, सेंसरी ऑर्गन है, यहाँ से पैगामात कहाँ तक पहुंचाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गए तो आप बहुत अच्छे से इसको अगला पूरा समझ सकते हो। फिर आ जाएगा बेटा आपका जो मोटर न्यूरॉन है, ये जो मसल्स और ग्लैंड से पैगामात आते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं पैगाम, उसमें क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी कहते हैं ऐसी हरकत जो आपके दायरा अख्तियार में हो, जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को चपेट मारना चाहूँ, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करेगा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को। इनवॉलंटरी होते हैं जो आपके दायरा अख्तियार में नहीं होते, जैसे दिल की धड़कन आप उसको रोक नहीं सकते, हाजमे का निज़ाम आप उसको रोक नहीं सकते, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चलते फिरते आपका दिल भी धड़क रहा है और हाजमे का निज़ाम भी चल रहा है। तो ये कौन करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर आ जाएंगे बेटा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का है, ये सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। सिंपैथेटिक डिवीज़न में क्या आएगा, फाइट और फ्लाइट, यानी कि अगर आपकी कोई लड़ाई हो गई है तो उसके अंदर आपने लड़ना है या भाग जाना है मैदान छोड़ के, उसको क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है आप उसको काबू कर लोगे, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा हाँ भाई इसको तो ठुकाई लगा लोगे तुम, फिर तो लड़ोगे। और अगर वो 10-12 लोग आ गए फिर आप भागोगे वहाँ से, इसको फाइट और फ्लाइट ये तैयार करेगा आपको। फिर आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, तो रेस्ट और डाइजेस्ट।
रेस्ट करना है, या डाइजेस्ट हाजमे का निज़ाम, ये पैरासिम्पथेटिक डिवीज़न में आएगा। तो ये था बेटा आपका नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है। आप इसको अच्छे से बना भी सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। फिर आ जाएगा वही नर्वस सिस्टम दोबारा बनाया हुआ है बेटा इन्होंने, ये समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, वरना तो मैं आपको समझा देता, लेकिन वही सेम चीज़ें ये भी। तो आ जाएगा बेटा आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम ANS कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ANS शॉर्ट में, अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल जाता है। कोऑर्डिनेट द रेगुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द बॉडीली फंक्शंस। एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा ग्लैंड्स का निज़ाम, तो ये ANS जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके मदद करता है और रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन कहते हैं कम या ज़्यादा करना। द इंटीग्रेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन, जो बॉडी के जो फंक्शन है जो मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचते हैं उनकी रेगुलेशन में मदद करता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इंटीग्रेशन कहते हैं मुकम्मल हो जाना, पाया तकमील तक पहुँचना। तो ANS इज़ कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ विसरल फंक्शन, ये जहन में रखना बेटा। जो ANS है उसका ताल्लुक विसरल फंक्शन से है। विसरल फंक्शन कहते हैं बेटा धड़ के, यानी पेट और आंतों और इससे नीचे वाला जो फंक्शन है वो विसरल फंक्शन है। तो ये ANS जो है ताल्लुक़ रखता है विसरल फंक्शन से, या मारूजी बन सकती है बेटा। सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड द इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो इसको हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहेंगे। इनवॉलंटरी कहते हैं जो आपके दायरा अख्तियार में ना हो, जैसा आपका हाजमे का निज़ाम, आते वगैरह जो है वो काम कर रही हैं, आप उनके काम को रोक नहीं सकते, ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी है। और दिल की धड़कन जो है वो भी इनवॉलंटरी है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो इसका जो काम है हम इसको इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। फिर आ जाएंगे न्यूरॉन बेटा। जो नर्वस सिस्टम है उसके साख्त और फेल की बुनियादी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ डिफाइंड एज, न्यूरॉन की हम तारीफ़ कर सकते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन इज़ लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस। न्यूरॉन भी बॉडी के दूसरे सेल की तरह है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। एंड ऑल ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म, और तमाम किस्म के जो सेल के हिस्से होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बेटा न्यूरॉन अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, बहुत आसान है। ये बेटा डेंड्राइट्स हैं, ये इसके जो बालनुमा हैं, ये दरमियान में इसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक्सॉन है, ठीक है। ये येलो कलर का जो है, और ये इसके अगर एक सेल को देखें तो ये माइलिन है, और ये बीच में शवान सेल है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन के टर्मिनल। तो ये यहाँ से मैसेज अपना पैगाम लेती है डेंड्राइट से, और ये एक्सॉन से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल से अगले न्यूरॉन को पास हो जाता है। तो हमारी बॉडी में करोड़ों की तादाद में न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरी को मैसेज पास करती है। जैसे मैंने सुई की मिसाल दी, तो सुई चुभने का जो दर्द का एहसास है और वापस आके उस सुई को हटाना, ये सारा न्यूरॉन से होता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ दिमाग तक जाता है, और दिमाग से दोबारा पैगाम स्पाइनल कॉर्ड से या न्यूरॉन से होते हुए हाथ तक आते हैं कि इसको हटाओ। तो ये आपने जिस वक्त हमने पेपर दिए थे बेटा, ये सारी तस्वीरें हमें अच्छे से आती थी बनानी, और मुझे याद है सवाल आया था ये न्यूरॉन वाला, तो मैंने इसकी ये पिक बनाई भी थी, ये तमाम चीज़ें लिख के। हाउएवर इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर सेल्स बाय 2 वेज़। तो ये लेकिन दूसरे सेल से ये मुख्तलिफ भी होती है 2 तरीके से। कौन कौन से 2 तरीके हैं? न्यूरॉन, पहले तो उसने बताया कि दूसरे सेल की तरह ही है, और अब ये बता रहा है कि दूसरे सेल से 2 तरीके से मुख्तलिफ है। वो कौन से 2 तरीके हैं? न्यूरॉन हैज़ ब्रांचेस, न्यूरॉन की शाखें हैं। आर प्रोसेस या प्रोसेस हैं, कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, जिनको हम एक्सॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। बाकी जो आम सेल हैं बॉडी के, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होते। सो इट इज़ कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, तो यही वजह है कि इसकी तकसीम नहीं होती, बस जो बन गई सो बन गई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल की हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम की बुनियाद पर। द नर्व सेल्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। नर्व सेल की हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो टाइप से। मोटर न्यूरॉन, इसको कहते हैं बेटा इफरेंट, ये याद रखना आपने। सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। मोटर न्यूरॉन को ई वाला एफरेंट, और सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट कहेंगे। तो मोटर न्यूरॉन जो इफरेंट है वो क्या है? न्यूरॉन्स हैं विच कैरी द मोटर इम्पल्स, इनमें मोटर इम्पल्स है, फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये पैगाम लेती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से,
और जो पेरिफेरल इफेक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँचाती है, जैसे आपके मसल पट्टे हो गए, ग्लैंड्स आपके गदूद हो गए, एंड ब्लड वेसल और खून की नालियाँ हो गई। तो ये क्या है बेटा, इफरेंट। मोटर न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज इफरेंट नर्व सेल्स। तो इनको इफरेंट कहते हैं, तो सो सिंपल मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट कहेंगे। ये आपका मरूजी भी आ सकती है बेटा, और मरूजी आई भी है कि मोटर न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इफरेंट। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपने इफरेंट तलाश करना, उसमें इफरेंट भी लिखा हुआ होगा है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट नर्व सेल कहते हैं। जनरली दीज न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सॉन। आमतौर पर इनके एक्सॉन जो हैं वो लंबे होते हैं, शॉर्ट डेंड्राइट्स, और इनके डेंड्राइट्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। ये देखें बेटा, दोबारा देख लेते हैं, ये डेंड्राइट्स इनके शॉर्ट होंगे और एक्सॉन जो हैं वो लंबे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी मोटर न्यूरॉन है। फिर आ जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम एफरेंट कहेंगे, ए वाला। दीज न्यूरॉन्स कैरी द सेंसरी इम्पल्स। ये न्यूरॉन जो है वो सेंसरी इम्पल्स रखती हैं फ्राम पेरीफ्री टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफ्री से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जनरली दीज हैव शॉर्ट एक्सॉन। आमतौर पर इनके एक्सॉन शॉर्ट होते हैं, एंड लॉन्ग डेंड्राइट्स, और इनके डेंड्राइट्स लंबे होते हैं। ये उससे उलट है बेटा, इनके एक्सॉन जो है वो, ये एक्सॉन जो है वो शॉर्ट होंगे और डेंड्राइट्स जो हैं वो लॉन्ग होंगे। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं समझ लो, लेकिन इनके लफ्ज़ सेम है, ये वाले इफरेंट और एफरेंट। ये बेटा यूनानी अल्फाज होते हैं, कुछ लातीनी अल्फाज होते हैं, और ये मिलते जुलते से हैं, और ये याद करेंगे तो ही मेडिकल में आपको कामयाबी मिलेगी। फिर आ जाएगा रिसेप्टर। फार्माकोलॉजी डिफाइंस द रिसेप्टर एज एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। रिसेप्टर वो होता है बेटा जहाँ जाके दवाई पहले असर करती है जिस सेल पे या सेल के किसी हिस्से पे, उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर। तो फार्माकोलॉजी डिफाइन करती है रिसेप्टर को कि कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है टू विच द ड्रग बाइंड्स, जिससे दवा जाके जुड़ेगी, एंड प्रोड्यूसेस मेजरेबल रिस्पॉन्स, और कोई भी रिस्पॉन्स पैदा करेगी। वो बेटा अच्छा रिस्पॉन्स भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन दवा जहाँ जाके जिस मॉलिक्यूल से पहली बार जुड़ेगी वो क्या कहलाएगा, रिसेप्टर कहलाएगा। दस एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैन बी कंसिडर्ड टू बी फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर। तो हम किसी एंजाइम को या किसी साख्ती प्रोटीन को ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर है। यानी सबसे पहले दवा जाके या किसी एंजाइम से जुड़ेगी या किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन से जुड़ेगी, तो वो क्या है, रिसेप्टर हैं आपके। फिर आ जाएंगे आपके बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट एक्ट्स एज अ मेडिएटर, जो कि बीच के बिचौले का काम करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम रसानी का काम करता है थ्रू द साइनेप्स। साइनेप्स के ज़रिए। साइनेप्स क्या होता है बेटा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचाने का काम, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स एंड बिटवीन नर्व सेल्स एंड इफेक्टर ऑर्गन्स अक्कर थ्रू द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। बड़ी प्यारी बात की है, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं बेटा, ये क्या है, कम्युनिकेशन। हम इसके अंदर दरमियान में किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो आमने सामने बैठे हों तो ये आवाज़ की लहरें जाती हैं, या फिर हमने कॉल पे बात करनी हो, कोई शख्स किसी दूसरे शहर में बैठा है तो हम कॉल करते हैं, तो फिर हमने दरमियान में क्या यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन। तो सेम इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन करवाता है कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये केमिकल होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक केमिकल हैं, ख़ास किस्म के केमिकल हैं। तो ये क्या करवाएंगे, कम्युनिकेशन नर्व सेल के दरमियान में और नर्व सेल से इफेक्टर ऑर्गन्स के दरमियान में, ठीक है, थ्रू रिलीज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। और ये खारिज करते हैं कुछ ख़ास केमिकल सिग्नल जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो जैसे एक मामूली सी मैं मिसाल देता हूँ, जैसा कि मैंने कोई चीज़ चबोई आपको, सुई वगैरह, तो कुछ केमिकल खारिज हुए, वो केमिकल सिग्नल जो हैं वो जाएंगे दिमाग तक, दोबारा से वही केमिकल सिग्नल वापस आएंगे। तो ये राब्ते का काम कौन करवा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ये देखें बेटा, ये न्यूरॉन पे दोबारा आ गए हैं हम। ये डेंड्राइट से पैगाम आया कुछ केमिकल वगैरह, ये एक्सॉन तक है, एक्सॉन से यहाँ थोड़ा सा वक्फा होगा, यहाँ दोबारा दूसरी न्यूरॉन के ना डेंड्राइट जुड़े होंगे, तो दरमियान में साइनेप्स है। तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक ये जो बीच का वक्फा है, ये कैसे कवर होगा, ये साइनेप्स, ये केमिकल कुछ खारिज करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, और ये केमिकल पैगाम अगली न्यूरॉन को दे देंगे, और अगली न्यूरॉन उससे अगली को, उससे अगली न्यूरॉन उससे अगली को, और ये विद इन सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी पहले ये हो जाता है, काम बहुत स्पीड के साथ होता है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स।
फिर आ जाएंगे लोकल मेडिएटर्स, ठीक है। मोस्ट सेल इन द बॉडी सेक्रीट केमिकल दैट एक्ट्स लोकली। लोकली कहते हैं बेटा जहाँ कुछ केमिकल खारिज हुए वहीं पे असर करेंगे तो वो लोकल कहलाएंगे। बहुत सारे सेल बॉडी के अंदर कुछ केमिकल खारिज करते हैं और वो लोकली काम करते हैं। दीज केमिकल सिग्नल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड आर रिमूव्ड। ये केमिकल सिग्नल बहुत तेज़ी से तबाह भी हो जाते हैं और रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी थोड़ा सा इनका काम होता वो किया और ये ख़त्म हो गए। देयरफॉर यही वजह है दे डू नॉट इंटर द ब्लड, तो यही वजह है कि ये ब्लड में दाखिल नहीं होते। एंड आर नॉट डिस्टर्ब थ्रू आउट द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते, तकसीम भी नहीं होते। एग्जांपल इसकी क्या है, हिस्टामीन, जैसे हिस्टामीन हो जाती है, ठीक है। जहाँ इन्होंने काम करना वहीं पैदा हुए, इनको लोकल मेडिएटर कहेंगे बेटा, और जहाँ पैदा हुए वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फ़ौरन ही, थोड़ा सा रिस्पांस देंगे। जैसे आपको कोई कीड़ी वगैरह काट लेती है, जहाँ कीड़ी ने काटा वहाँ हल्का सा आपको दफड़ पड़ेगा, रेड होगा निशान, ये क्या है, लोकल मेडिएटर हैं। वहाँ पे वो आए, उन्होंने अपना काम दिखाया, उसके जहर को ख़त्म किया और ख़ुद भी ख़त्म हो गए, बस सो सिंपल। तो ये लोकल मेडिएटर हैं। फिर आ जाएंगे हार्मोन्स बेटा। स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स, ये ख़ास किस्म के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। सेक्रीट हार्मोन्स, इनसे ये हार्मोन खारिज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून में। वेयर दे ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ पर ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। एग्जर्टिंग इफेक्ट ऑन द ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट सेल्स इन द बॉडी, और ये कुछ असरात पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैल कर, और किसी भी टारगेट सेल के ऊपर इन द बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर जैसा कि एलर्जी हो रही है, पूरी बॉडी के ऊपर हो रही है एलर्जी, और हर जैसे टांगों पे, हाथों पे, मुंह पे ख़ारिश हो रही है, गले में ख़ारिश हो रही है, तो ये कुछ एंडोक्राइन सेल्स होंगे, पूरी बॉडी में फैलेंगे, हर टारगेट सेल के पास जाएंगे जहाँ जहाँ एलर्जी हो रही है और उसको दुरुस्त कर देंगे। तो ये हार्मोन्स हैं। ये एक मैंने मिसाल दी है बेटा। हार्मोन बहुत तरह के होते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन जो हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, और बहुत सारे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करता है। गले में है थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन पैदा करता है, थायराइड पैराथायराइड हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड गुर्दों के ऊपर होता है, टोपिनमा वो एड्रिनलिन पैदा करता है। तो ये मुख्तलिफ बॉडी में काम करवाते हैं। वैसे मैंने एक मिसाल दिया आपको, तो हार्मोन्स का आपको पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।